नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। आज हम बात कर रहे हैं 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न विशेषज्ञों से अपने स्टूडियो में देश के विभिन्न आयामों और विभिन्न पक्षों में हुई तरक्की और हमारी उम्मीदों की बात, हमारी आशाओं की बात, आकांक्षाओं की बात। और इसी कड़ी में हमने आज शैक्षिक समागम में एक ऐसे विद्वान अधिकारी व्यक्तित्व को आमंत्रित किया है, प्रोफेसर ए.पी. तिवारी, जो कि अर्थशास्त्री हैं और जो शकुंतला मिश्रा दिव्यांगजन विश्वविद्यालय है उसमें आप विभागाध्यक्ष रहे अर्थशास्त्र के, और सेवानिवृत्ति के साथ में अब आप समाज में अपने ज्ञान को बांट रहे हैं ताकि सब अर्थ से जुड़ें, अर्थवेत्ता बने और चिंतन में अर्थ शामिल हो ताकि हम सही अर्थों में तरक्की की दिशा का विचार कर सकें। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। देश में बहुत उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, क्योंकि उम्मीदों का एक प्रकाश है। हम बहुत सारा कुछ बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इसमें आपकी अनुभव की यात्रा में इसका विश्लेषण आप कैसे करेंगे आज? देखिए, जब हम आज़ादी के बाद के आर्थिक परिदृश्य को देखते हैं तो कई मामलों में बेहतरी नज़र आती है। जब हम अर्थव्यवस्था में विस्तार की बात करें कि किन किन क्षेत्रों में ख़ास तौर पर प्रगति हुई, तो जैसे खाद्यान्न उत्पादन को ले लें, शुरुआत में ही खेती के क्षेत्र को लें, तो खेती के क्षेत्र पर अर्थव्यवस्था की जो निर्भरता थी वो घटी है। पहले जितने लोग खेती में काम करते थे उनका प्रतिशत भी कम हुआ है। और एक खास बात है कि खेती का योगदान देश के विकास में जो होता है, जो जीडीपी में होता है, उसमें भी कमी आई है। एक सर्वमान्य सिद्धांत विकास का ये है कि जब अर्थव्यवस्था विकास तेजी के साथ करे तो खेती की सहभागिता राष्ट्रीय आय में घटनी चाहिए और लोगों को भी खेती से हटकर गैर खेती के क्षेत्रों में काम मिलना चाहिए। तो ऐसा हुआ। अब एक बड़ा सवाल ये है कि यदि खेती से राष्ट्रीय आय की भागीदारी कम हुई तो वो बढ़ी कहाँ, किन क्षेत्रों में गई? अगर सैद्धांतिक स्तर पर देखें तो माना जाता है कि खेती देश के औद्योगिक विकास में सहायक होती है दो तरीके से, और ऐसा हुआ भी। भारतीय आर्थिक विकास के परिदृश्य को देखें आज़ादी के बाद का जो है, ये अगर किसान की आय बढ़ती है, मोटे तौर पे देखें तो वो औद्योगिक वस्तुओं की मांग करता है। जैसे जो कृषि के उपादान हैं उनकी मांग करेगा, खाद बीज पानी की मांग करेगा, कह सकते हैं। और यही नहीं, जो औद्योगिक वस्तुएं अन्य हैं, जैसे दृष्टांत के तौर पे साबुन की टिकिया, मोमबत्ती, अगरबत्ती, छोटी छोटी आज़ादी के बाद भी भारत में अगर देखें तो लंबे कालखंड तक जो प्रकाश की व्यवस्था होती थी वो दिए से, लालटेन जलाते थे लोग। लेकिन अब बिजली है, गांव में बिजली का विस्तार हुआ, तो जिसको कह सकते हैं कि एक बड़ा मानक होता है विकास का कि नंबर ऑफ विलेजेस इलेक्ट्रिफाइड, जो विद्युतीकृत गांव हैं उनकी संख्या बढ़े, तो परिवारों में भी बिजली की पहुंच बढ़ी, उनका जीवन स्तर इससे सुधरा है, बिजली की खपत बढ़ी है, एक मानक है विकास का। लेकिन जिस बात को मैं रखना चाहता था कि जब खेती विकसित हुई, लोगों की आय खेती में बढ़ी, तो इससे औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ी। औद्योगिक विकास आरंभ होता है, कह सकते हैं। ये पूर्व शर्त है कि खेती की क्रांति पहले हो, उसके बाद औद्योगिक क्रांति आती है। ग्रेट ब्रिटेन का भी यही अनुभव रहा, पश्चिमी देशों का भी अनुभव है कि विकास की प्रक्रिया में ऐसा होता है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया में। दूसरे, जब औद्योगिकरण आरंभ होगा तो उद्योगों को आवश्यकता होती है कच्चे माल की। कच्चे माल की आपूर्ति खेती का क्षेत्र ही देता है, करता है। तो इस तरह ये जो मैं बात रखना चाहता हूँ बहुत दृढ़ता के साथ कि आज़ादी के बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ उसमें कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
पहले कृषि विकास हुआ और कृषि विकास ने औद्योगिक विकास को उत्साहित किया दो रूपों में। एक तो मांग बढ़ी औद्योगिक वस्तुओं की, और दूसरे जब औद्योगिकरण आरंभ हुआ तो कच्चे माल की सप्लाई भी कृषि क्षेत्र ने ही की। लेकिन एक संरचनात्मक परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है कि सेवाओं का क्षेत्र तीसरा क्षेत्र कहलाता है अर्थव्यवस्था का। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र उद्योग, प्राथमिक खेती और उससे जुड़ी हुई क्रियाएं, और तृतीय क्षेत्र इसको कहते हैं, उसमें सेवाओं को लेते हैं। सेवाओं का योगदान सर्वाधिक है राष्ट्रीय आय में, लगभग 56-57% के इर्द गिर्द। तो ये अब जैसे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सेवाओं की आवश्यकता किसको होती है। एक जो मैं जिस बात को सामने रखना चाहता हूं, दर्शकों के भी पूरा सभी जो लोग जाने इस बात को कि खेती का विकास हुआ, औद्योगिक विकास भी आरंभ हुआ, और खेती और उद्योग की आवश्यकता होती है सेवाओं की, यानी अन्योन्याश्रित है पूरा। संचार है, यातायात है, बैंकिंग है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका फैलाव आया है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उनकी खपत बढ़ी है, नेटवर्क की खपत बढ़ी है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात है कि खेती से जब डिस्प्लेस हुई लेबर फोर्स तो जानी थी उद्योगों में, और यदि खेती का योगदान घटा तो वो जाना था उद्योगों में ज्यादा। लेकिन सबसे ज्यादा योगदान जो है वो सेवा क्षेत्र कर रहा है। मतलब ये एक सकारात्मक उपलब्धि है कि संरचनात्मक विकास भी हुआ अर्थव्यवस्था में। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको संरचनात्मक बदलाव कहेंगे अर्थव्यवस्था में आया कि सेवाओं का क्षेत्र भी प्रभुतापूर्ण हो गया। लेकिन इसको एक दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो यह उचित नहीं माना जाएगा, क्योंकि सेवाओं की आवश्यकता होती है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को, और जब प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र उतनी गति से आगे न बढ़ रहे हों जितनी गति से सेवा का क्षेत्र बढ़ रहा है, तो सेवाओं का विस्तार आवश्यकता से अधिक हो गया। केवल एक उदाहरण ले लें तो मैं समझता हूँ सुगम होगा, क्योंकि उसका विकास पर भी प्रभाव पड़ा। जैसे बैंकिंग व्यवस्था को ले लें, एक ही ब्लॉक में कई बैंक की कई शाखाएं, और ग्रामीण क्षेत्र में उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, प्रचालन लागत है बहुत ज्यादा। अब बैंकिंग आदतों में उतना विस्तार नहीं हुआ था। जनधन योजना के आने के बाद बदलाव बहुत आया। जनसामान्य जिसको कहा गया समावेशी बैंकिंग, इंक्लूसिव बैंकिंग की बात चली, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, वित्तीय समावेशन हुआ लोगों का, यानी गरीब का भी खाता खुला, तो बदलाव आया है। ये दूसरा पक्ष है। लेकिन उसके पहले क्या होता रहा, जैसे 70 और 80 के दशक को ले लें, 90 के दशक को ले लें, क्या स्थिति बनी कि सेवाओं का विस्तार, जैसे बैंकिंग सेवाओं का विस्तार ज्यादा हो गया तो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो ज्यादा पड़ रही थी, लेकिन बैंकिंग आदतें नहीं थी लोगों में, नहीं थी। तो हमने बैंक तो दिए, लेकिन बैंकिंग आदतों को उस रूप में पनपाया नहीं जिस रूप में जरूरत होना चाहिए था। तो हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ आर्थिक दृष्टि से कि बैंकिंग की प्रति इकाई लागत ऊंची हुई, और प्रति इकाई लागत अगर ऊंची है, इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट टेक्निकली कहेंगे बैंक की, तो ब्याज दर ऊंची होगी। ब्याज दर ऊंची होगी तो पूंजी निवेश की मांग कम होगी, पूंजी निवेश की मांग कम होगी, पूंजी निवेश कम होगा तो विकास इससे दुष्प्रभावित हुआ, जिसको हम लोग अर्थशास्त्र की दृष्टि से कहना शुरू कर दिए थे कि ये प्री मैच्योर टर्शराइजेशन है, अपरिपक्व सेवाकरण है अर्थव्यवस्था का। यानी इसको ओवर टर्शराइजेशन भी कहा गया कि जरूरत से ज्यादा सेवा क्षेत्र का विकास हो गया। लेकिन अगर देखा जाए पिछले खास तौर पे 9 वर्षों में, तो जो परिवर्तन आया है उसमें सेवाओं के क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता भी पड़ी। जैसे मुद्रा लोन को ले लें, बात उठी है तो दूर तक जाएगी कि जो स्टार्टअप्स हैं, जो खास तौर पे जो ओडीओपी की स्कीम लाई गई, जो खास तौर पर हमारा लघु सूक्ष्म मझोला उद्योग क्षेत्र था, जहां सबसे ज्यादा ताकत है रोजगार की, जहां सबसे ज्यादा ताकत है विकास की, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को लें उसको फोकस किया गया, तो जो एक स्ट्रक्चरल कह सकते हैं बॉटलनेक्स तैयार हो रहा था अर्थव्यवस्था में सेवाओं के जरूरत से ज्यादा विकास को लेकर, उसको हम एक राष्ट्र के रूप में दूर करने में भी सफल हुए हैं। जो वित्तीय समावेशन हुआ है आम आदमी का भी,
उससे मैं खास तौर पर बैंकिंग सेक्टर को ले लें, एक्सप्रेस वेज को ले लें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी सेवाओं के क्षेत्र में दूरगामी तौर पे चला जाएगा, उसको सुगम बनाता है, परिवहन को सुगम बनाता है। तो पुल हैं, सड़कें हैं जिनका विस्तार हुआ, या बहुत और थोड़ा सा पीछे अगर देखें, आज़ादी के बाद का ही कालखंड है, तो जैसे जो एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लाई गई, बहुत दूरगामी कनेक्टिविटी बढ़ी, गाँव की कनेक्टिविटी बढ़ी, तो गाँव के विकास में बेहतरी आई। जो समझने की बात है कि गांव अब बेहतर हैं, जो जन सुविधाएं हैं, स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, उसका परिणाम है कि शौचालयों का प्रयोग हो रहा है, हर घर को जो नल देने की बात है कि जल नल के द्वारा उपलब्ध कराया जाए, जल संचयन की बात को आगे बढ़ाया गया, और इसके साथ साथ उज्ज्वला योजना है तो ईंधन की व्यवस्था की गई, कि आवास की व्यवस्था बढ़ी है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो जो आर्थिक तस्वीर है वो बड़ी तेजी के साथ बदलती हुई नजर आती है। और सूक्ष्म रूप में अगर जिसको कहा जा रहा है कि भारत 5वीं दुनिया की सबसे आर्थिक व्यवस्था बन चुकी है, अब तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी 2031 तक, 2027, ये ऐसे अनुमान आ रहे हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अनुमान लगाया है। तो ये जो एक इसका ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है आज़ादी के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था में, कि जो बात ये कही जाती थी कि भारत तेजी के साथ विकास नहीं कर रहा है, तो अब तो भारत तेजी के साथ विकास भी कर रहा है। 10वीं रैंक थी, 5वें पे आ गए हैं, अब तीसरे पे पहुंच रहे हैं। ये बड़ी उसका बड़ा कारण ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की प्रचुर संभावनाएं रही। उसको हमने समयक स्तर पर अर्थनीतियों के माध्यम से जब दोहने की चेष्टा की तो उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। विशेष बात यह है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो दुनिया के विकसित देश कहलाते थे उनका विकास थक रहा है, और भारत का जो आर्थिक विकास है, आज़ाद भारत का आर्थिक विकास है, उसमें कहेंगे एक नई ऊर्जा के साथ विकास करने की तत्परता या देखने को मिल रही है। प्रोफेसर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं अर्थशास्त्र के विषय में, तो दुनिया के अर्थशास्त्र और भारत के अर्थशास्त्र में कोई बुनियादी अंतर आप देखते हैं? क्योंकि दोनों जो यहाँ का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, यहाँ के जो परिवेश है, यहाँ की जो तंत्र है, पूरा जो गणतंत्र है उसका, और दुनिया के दूसरे देशों में कोई मूलभूत अंतर समझ में आता है कि हमें दृष्टि हमारी बदलनी चाहिए भारत के संदर्भ में? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, हम सभी जानते हैं इस बात को, लेकिन चूंकि प्रश्न आपका बड़ा प्रासंगिक है, इस पर विचार होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए, और ये विमर्श ऊंचे स्तर से होकर विश्वविद्यालय स्तर से कह लें, गांव स्तर तक पहुंचना चाहिए कि विकास की कौन सी धारणा भारत को सूट करती है, उसके या जिसके लिए भारत बना है, जिसके लिए भारत बना है, या ये कहें, मैं थोड़ा सा एक आह्लाद का विषय भी है और गंभीर है, लेकिन हम भारतीय विश्वविद्यालयों में भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान करते रहे, लेकिन एक मूल प्रश्न मैं ये उठाता रहा कि उसमें भारतीय कितना है, जिस प्रश्न को आपने किया है। भारत की अर्थव्यवस्था तो कह सकते थे, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था कहने में तो कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें छूट रही हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ पश्चिम से आया, पश्चिमी देशों का, उनके मानदंड थे। अभी बात आई है आजादी की, भारत आजाद हुआ ना, राजनीतिक तौर पर आजाद हुआ, सत्ता के तौर पर और आर्थिक तौर पर भी आजादी उसको सही अर्थों में कब हासिल होगी, ये एक विचारणीय पॉइंट है। जब समृद्धि की कह लें, इकोनॉमिक ग्रोथ कहा गया तो आर्थिक समृद्धि, केवल आंकड़ों में वृद्धि हो, लेकिन संपूर्ण समृद्धि। जैसे एक उदाहरण ले, प्रति व्यक्ति आय को मानक माना गया, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो तो विकास तेजी से बढ़ता है, अभी भी माना जाता है। वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई करता है दुनिया के देशों को 3 कैटेगरीज में, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही। जरा एक विसंगति देखिए पश्चिमी आर्थिक समृद्धि की या आर्थिक विकास की धारणा की। एक गरीब परिवार की महिला है,
बहन है, उसने नीम के सींके का झुमका पहन रखा है या बांस का बना रखा है, और एक नितांत संपन्न सुसंपन्न परिवार की बहन है, उसने मान लेते हैं कि 10 करोड़ रुपए के बराबर का झुमका पहन रखा है। तो 10 को 2 से डिवाइड करें तो प्रति व्यक्ति आय कितनी आई? 5 करोड़। लेकिन इस 5 करोड़ रुपए का महात्म कुछ नहीं है उस नितांत विपन्न परिवार की महिला का, जिसने झुमका जो है वो नीम के सींके का या बांस के सींके का पहना, और उस आंकड़े में उसकी भागीदारी भी नहीं। नहीं। तो प्रति व्यक्ति आय को विकास का मानक मानना, जिस बिंदु को आपने उठाया है, बड़ा विचारणीय है, गंभीर रूप में विचारणीय है। ये इल्यूजरी कांसेप्ट है ग्रोथ की, और उसमें अधिकतर लोग बाहर होते हैं। वो ये भ्रम पैदा करता है। हो सकता है आय वृद्धि हो रही हो, लेकिन आय वृद्धि में भागीदारी, प्रश्न उठता है कि जो सीमांतित लोग हैं, जो विपन्न लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो सीमांतित लोग हैं, उनका हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये एक बड़ा मूल प्रश्न है। तो भारतीय जो आपने जो जिस बात को उठाया है उस पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। मैं बार बार कह रहा हूं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी धारणा ली गई, उसको भी आंकड़ों में ही बांधने की चेष्टा की जाती है। लेकिन भारतीय दृष्टि न आर्थिक विकास की रही है उस तरह जो पश्चिमी है कहेंगे, न आर्थिक समृद्धि की रही है। भारतीय धारणा है अभ्युदय, राइटियस प्रोग्रेस, और वो भी प्रत्येक व्यक्ति राइट, यानी पशु पक्षी जीव जंतु सबका क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये जो पंच तत्व हैं, क्योंकि पर्यावरण की चिंता तो पश्चिम को भी हो रही है। अब हो रही है ना हमारे यहाँ मूल है। बड़ा विचारणीय है कि 1992 में रियो डिक्लेरेशन होता है, पृथ्वी सम्मेलन, पर्यावरण को लेकर चिंताएं राष्ट्रों ने व्यक्त की, और तीसरे दिन जब भारतीय विद्वान ने पृथ्वी सूक्त उद्धृत किया अथर्ववेद से, जिसमें 63 मंत्र हैं, तो उसमें कहा गया ये पृथ्वी को हम क्या मानते हैं? पृथ्वी माता है हमारी, हम इसके पुत्र हैं। तो पुत्र का क्या कर्तव्य पृथ्वी के प्रति है? वो तो वत्सला भाव है ना उसमें, वो तो माता है ना हमारी। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये पूरी अवधारणा। अब जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने, चूंकि विषय आया है तो रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने धारणीय विकास के गोल्स निर्धारित कर रखे हैं, लक्ष्य, ये सबको 17 गोल्स बनाए हैं व्यापक तौर पर। लेकिन उन अगर लक्ष्यों को देखा जाए तो वो लक्ष्य भारतीय जो दृष्टि रही है, परंपरागत दृष्टि रही है, प्रतिमान रहे हैं। इसलिए मैं उसका सस्टेनेबल का हिंदी अनुवाद करता हूं सनातन, यानी सनातन विकास जो होता रहे, जैसे जल संरक्षण, भूमि मृदा वो सतत हो। तो जो आपने प्रश्न, एक विचार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय दृष्टि हमारी क्या थी विकास को लेकर, समृद्धि को लेकर, वो सस्टेनेबल, पशु पक्षी जड़ चेतन, पूरे ब्रह्मांड की चिंता की ना हमने। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख। ये जो हमारा वैदिक कहेंगे ज्ञान है वो किधर ले जाता है? न ऋग्वेद को ले लें कि चारों ओर से नेक ज्ञान आना चाहिए, लेकिन वो नेक ज्ञान क्या होगा? वो गुड, वो लेट द नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, जो मैं संस्कृत मुझको बहुत नहीं आती, लेकिन सब तरह से जो पढ़ा है इसका सब। लेकिन वो जो भद्र ज्ञान है वो कहाँ से आएगा? वो तो ज्ञान वही है जो शास्त्रीय ज्ञान है। कौटिल्य अर्थशास्त्र भी तो है, उसका अध्ययन हमारे यहाँ नहीं हुआ, ज्यादा कम हुआ। शुक्र नीति भी तो है। तो लेकिन इसलिए लिख रहे हैं कि पश्चिम तो थक चुका है विकास के मामले में, लेकिन भारत में विकास की संभावनाएं इसीलिए अभी बनी हुई हैं, जो मैंने कहा कि वो तो फैटिग अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हम ऊर्जावान अनुभव कर रहे हैं, इसलिए कि हमने जो विकास की रणनीति व्यापक तौर पर कह सकते हैं, जो हमारी परंपरागत चिंतनधारा रही है, उसमें कठोपनिषद में नचिकेता कहता है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं होता। भाई, इज देयर एनी लिमिट टू ग्रोथ? क्या ग्रोथ की कोई सीमा है? पश्चिम मानता है नहीं है,
आरंभ में माना, लेकिन अब वो भी मान रहे हैं कि नहीं, सीमा है, तभी तो सस्टेनेबल गोल्स की बात हो रही है। अब वो उनको आना पड़ा कि जल संसाधनों का उपयोग इस तरह किया जाए, भू संसाधनों का उपयोग इस तरह किया जाए कि आने वाली या प्राकृतिक और भौतिक विकास के संसाधनों का उपयोग इस तरह किया जाए कि केवल वर्तमान पीढ़ी का ही उत्थान न हो, बल्कि आने वाली संततियों को भी उनके कहेंगे अभ्युदय के लिए संसाधन उपलब्ध रहे। ये भारतीय दृष्टि हुई। पश्चिम की दृष्टि केवल आर्थिक है, लेकिन जो भारतीय वो केवल भौतिक है। कहें थोड़ा विषयांतरण होगा, लेकिन महत्वपूर्ण है कि यूएसएसआर सिस्टम ध्वस्त हो चुका, साम्यवादी मॉडल ध्वस्त हो गया, और पूंजीवादी मॉडल जो कहेंगे दुनिया का है वो बार बार संकट में है। तो तीसरा मॉडल क्या होगा? वो तीसरा मॉडल जिस पॉइंट को आपने रेज किया है वो भारतीय दृष्टि ही हो सकती है। वो सनातन अभ्युदय की दृष्टि है कि जिसमें हम पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेते हैं, समग्र विकास को लेते हैं, और इस विकास केवल भौतिक समृद्धि के रूप में नहीं, सांस्कृतिक विकास बहुत महत्वपूर्ण, कल्चरल डेवलपमेंट, हम अपनी संस्कृति को महत्व दें। जैसे पर्यटन का विकास किया जा रहा है, भारतीय दृष्टि को लीजिए तो पर्यटन सुविधाओं के विस्तार से दोनों, एक और तो हमें उपार्जन प्राप्त हो रहा है, पर्यटक आ रहे हैं देशी विदेशी, लेकिन उसके साथ साथ हमारी संस्कृति का भी एक उत्थान हो रहा है, सांस्कृतिक अभ्युत्थान हो रहा है, पुनरोदय हो रहा है। तो इस पर भी विचार करना पड़ेगा। तो हमने केवल यानी एक राष्ट्र के रूप में जो भारतीय मूल दृष्टि, इसलिए थोड़ा सा अंतर कर लूं, मूल दृष्टि और नियोजन की दृष्टि एक रही, आर्थिक नीतियों की जो दृष्टि रही, हमने तारतम्य बनाने का प्रयास किया। हमारे यहाँ भौतिक प्रगति को महात्मा दिया गया है, धन के अंतर्गत भौतिक धन को धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पांच जो है पुरुषार्थ हैं। यानी ये जो पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, इनके मध्य कहेंगे संतुलन। तो हम संतुलित विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय पोषणीय या सनातन विकास भी जो पश्चिम सोच रहा है, वो सनातन विकास मूलतः है क्या? वो विकास एक संतुलित विकास है कि विकास के नाम पर संसाधनों का अंधाधुंध दोहन जो है वो उचित नहीं है। भारत इसकी चिंता करता है और अपनी अर्थनीतियों में भी इसको अच्छी तरह से समावेशित किए हुए है। बहुत महत्वपूर्ण बात, और आपने पूरी इस प्रसंग के माध्यम से उदाहरण देते हुए आपने उसको स्पष्ट कर दिया कि भारतीय चिंतन, भारतीय अवधारणा और भारतीय जो अर्थ नीति है वो होनी क्या चाहिए, और दिशा में हम जा भी रहे हैं, अब धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने पश्चिम से काफ़ी चीज़ें ली थी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हम गुलामी की जितनी भी तरीके की अवधारणाएं हैं उन सबसे मुक्त हो रहे हैं, कुछ कानून में बदलाव करके, कुछ विचार में बदलाव करके, कुछ बुनियादी बातों को दुनिया को सिखा करके अब धीरे धीरे अपनी मूल अवधारणा की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और ये जाना आवश्यक है, क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं पूरी दुनिया भी 17 मानती है, लेकिन हमारे यहाँ इसको संख्या में बांधा नहीं गया, क्योंकि वो ये माना गया कि वो संपूर्ण समृद्धि जो है वो हर स्तर पर आनी चाहिए। शायद इसीलिए कथाओं का क्रम रहा कि उन्होंने माना कि ये सब के माध्यम से लोगों में प्रेरणा भी जगाई जाए। अब जब हम 77वें स्वतंत्रता दिवस पर आज वार्ता कर रहे हैं, तो अभी वो कौन कौन से आयाम आपको नजर आते हैं जहां पर हमको दृष्टि डालने की आवश्यकता है और उधर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है? एक तो विचार का चिंतन है ही, कौन कौन से आयाम आपको नजर आते हैं? देखिए, अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए या विकास की दृष्टि से देखा जाए तो खेती से चर्चा आरंभ हुई थी, फिर वहीं थोड़ी देर के लिए चले। 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। ये ठीक है कि जो खाद्यान्न उत्पादन 50 मिलियन टन के बराबर था 1950-51 में, वो 300 मिलियन टन पर पहुंच गया। उसको भी पार करने की बार बार चेष्टा कर रहा है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न है, ये प्रश्न भी वहीं कहीं पीछे जुड़ता है। पंजाब सरकार की रिपोर्ट कहती है, सरकारी रिपोर्ट है, कि मृदा की उर्वरा शक्ति में भारी क्षरण आया है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दक्षिण भारत के राज्य यही हरित क्रांति का संकेंद्र है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग या दुरुपयोग का भी कह सकते हैं, का दुष्परिणाम क्या हुआ?
कि मृदा की उर्वरा शक्ति में भारी क्षरण आया, एरोजन पैदा हुआ, अति दोहन हुआ, अतिदोहन और हुआ। साथ में उसका नुकसान भी हुआ। जैसे हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं कि वो हरित क्रांति थक गई है, पहली हरित क्रांति थक गई है, तो भाई दूसरी हरित क्रांति उसकी थकान निपटाने के लिए, मिटाने के लिए, ऊर्जा देने के लिए क्या करना पड़ेगा। लेकिन वो रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरे कहा गया उसमें कि 78% जल संसाधनों का उपयोग खेती के विकास के लिए किया गया पंजाब में, और 85% ब्लॉक्स के पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। तो जल बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी फसलें ली जाएं, उत्पादन के ऐसे तौर तरीके लाए जाएं जिनमें जल का उपयोग कम हो खेती में, या उसका संरक्षण हो, उसका संरक्षण हो। जल संरक्षण तो महत्वपूर्ण है ही। आर्थिक नीति के अंतर्गत जो भावी आर्थिक नीति भी है उसमें जल संसाधनों का संवर्धन और संरक्षण बहुत एक कहेंगे केंद्रीय बिंदु है। तीसरे बड़ी रोंगटे खड़ी कर देने वाली स्थिति है, उस रिपोर्ट में कहा गया कि कैंसर तीसरी महामारक बीमारी बन चुकी है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग का दुष्परिणाम हुआ कि कैंसर तीसरी महामारक बीमारी बन गई। जहाँ ज्यादा इसका प्रयोग हुआ है वहाँ ज्यादा खतरे दिख रहे हैं। ज्यादा खतरे दिख ट्रेनें वहीं चली हैं, ट्रेन स्पेशल हॉस्पिटल वहीं बने हैं, कैंसर ट्रेन की धारणा। तो अब एक विकल्प तो आ गया, जैसे आपने कहा कि भविष्य में खेती को कैसे किया जाए। मुझे अच्छी तरह से याद आता है कि दुनिया के विकसित देशों ने आज से लगभग 20 वर्ष पहले नॉर्वे में बैठकर ये तय किया था, विकसित देश, और तय क्या कर रहे हैं कि वह भारत की परंपरागत कृषि प्रविधियों का प्रयोग करेंगे, भारत की परंपरागत कृषि पद्धतियों को आत्मसात करेंगे, और ऐसा करते हुए अपनी खेती का आधुनिकीकरण करेंगे। यानी पीछे जाते हुए कितनी विडंबना, बिल्कुल। विरोधाभास और विडंबना के। और हम जब परंपरागत कृषि पद्धतियों का प्रयोग करते रहे, धारणीय या पोषणीय खेती करते रहे, सनातन खेती करते रहे, तो हमें पहाड़ा पड़ाया गया रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का। तो अब खेती की पद्धति क्या हो, जैसे प्रयोग भी हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम तो जैविक हो गया राज्य ही बन चुका है। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में प्रयोग हो रहा है। गुजरात में प्रयोग हो रहा है। प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, गो, विशेष रूप में गो आधारित खेती, देसी गाय के गोबर और मूत्र से जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत और आच्छादन, पूरी प्रणाली है उसकी, विज्ञान है वो। आचार्य देवव्रत जी ने भी अपने फार्म पर इसका उपयोग किया है। रायबरेली में 3 मॉडल्स जहां तक मुझे कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। शाहजहानपुर में काम हो रहा है, और परिणाम भी अच्छे हैं। अयोध्या में उसके परिणाम अच्छे मिल रहे हैं। और उसमें जो है, अगर उसकी अर्थ दृष्टि देखें तो वो बहुत मतलब उल्टी है, उल्टी वो जैसे एक और तो वैल्यू एडिशन ज्यादा है, ये महत्वपूर्ण बात है। जल का उपयोग कम होगा, और ये मूलतः धारणीय कृषि विकास होगा। लेकिन एक बात और रखना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हम कर रहे हैं, और करने की हमारी नीति भी है कि हम ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे खेती के विकास के लिए। उसको हम कहेंगे, उसकी उत्पादनशीलता बढ़ाएंगे, उत्पादकता बढ़ाएंगे, सरलता भी करेंगे, नेचुरल फार्मिंग करेंगे, प्राकृतिक खेती करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो अधुनातन टेक्नोलॉजी है उसे सुगम करेंगे, उसका भी उपयोग करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, जिससे खेती को और ज्यादा हम समृद्ध बना सकें, गांव में खेती और गैर खेती की क्रियाओं को जोड़ सकें। वानिकी है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है। इसके अतिरिक्त जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, उसके साथ डेयरी उद्योग, खासतौर पे डेयरी को कैसे जोड़ा जाए, तो इस सब में इस्तेमाल हम ड्रोन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी करेंगे। और ये विकास, इसको विस्तार देने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने भी निर्णय ले लिया है अपने बजट में कि गंगा के किनारे 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर दूसरे तट पर ये जो प्राकृतिक खेती का उपयोग करेंगे, उसके परिणाम देखेंगे। और फिर मेरा मानना है कि अभी आरंभ में वो तो, हालांकि हमारी परंपरा में वो कृषि पद्धति रही है, लेकिन
कृषि उत्पादन कहीं घटे न ऐसा किसान सोचता है, हाँ, तो उसका भी परीक्षण नुकसान न हो, तो जो अनुभवजन्य जो साक्ष्य आए उनके आधार पर क्रमिक रूप में इसका विस्तार किया जाए। यहाँ जहाँ तक खेती के विकास की बात है, एक जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उसमें बात लाई गई है कि भारत की, आपने उल्लेख किया था, भारत की जो परंपरागत ज्ञान परंपरा है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसको उसमें महत्व दिया ठीक है कि हम आधुनिक ज्ञान विज्ञान का भी अध्ययन करेंगे, लेकिन 20% तो कम से कम हम समावेशित कर लें उसमें। बिल्कुल, जो हमारी, जैसे कहा कि जो वैदिक ज्ञान विज्ञान है हमारा, क्योंकि जो 4 वेद हैं विशेष रूप में, उनमें उपनिषदें हैं, यानी जो वैदिक, क्योंकि जो वैदिक समाज है उस पर दुनिया के अन्य विकसित देश काम कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती की का उल्लेख अभी किया हमने, या संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तय किए, वो भी तो वो वैदिक अर्थव्यवस्था से ही तो तय किए, वैदिक समाज से तय किए, उन्हीं का एक तरह से प्रतिध्वनि है वो। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी अच्छी अर्थव्यवस्था जिसको कह सकते हैं, या स्वस्थ अर्थव्यवस्था का विकास तभी होगा जब उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात की है, और आपने शायद यही एक कारण है कि भूटान ने ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स को स्वीकार किया है और बड़ी गंभीरता से और पूरी दुनिया में बड़ी तटस्थता के साथ रख रहा है कि साहब, हमारे नागरिकों का जो स्वास्थ्य है, उनका जो उत्साह है, उनकी जो खुशी है, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय आर्थिक पैरामीटर्स। यानी पैरामीटर्स को चैलेंज करके उसने एक नए पैरामीटर अपने रखे हैं। उसमें आध्यात्मिक पक्ष भी लिया, आध्यात्मिक पक्ष भी लिया है, क्योंकि सुखानुभूति के लिए, और जैसा मैंने अभी उल्लेख किया कि जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, उसमें आर्थिक या भौतिक समृद्धि को भी महात्म्य दिया गया है, धन को भी महात्म्य दिया गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अरे मोक्ष की बात, निर्वाण की बात तो लियोलन रॉबिन्स, जो कि पश्चिमी अर्थशास्त्री है, वो अपनी पुस्तक नेचर एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में भी करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात। और आज के चिंतन में ऐसा लगता है कि आपके साथ और भी सत्रों को हमें आगे लेकर चलना होगा, ताकि अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थचिंतन और हमारी जीवन शैली के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उनके साथ संवाद करते हुए हम नए जो देश के स्वरूप को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उसके और समावेश की दिशा में आगे बढ़ सकें। और ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब हम येषणाओं की बात करते हैं तो जीवन के लिए पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, जब लोक से जुड़ाव हमारा नहीं होगा तो ना हमारा भूलोक अच्छा होगा, ना हमारा इहलोक अच्छा होगा, और ना हमारा जो है दैव लोक है, वो जितने भी जो है उसमें जो सुधार की आवश्यकता है, जो संभावनाएं हैं, वो हम बेहतर कर पाएंगे। तो इस दिशा में हम चिंतन करें। और स्वतंत्रता दिवस की इस वर्षगांठ पर आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं प्रोफेसर ए.पी. तिवारी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप भारतीय जो चिंतन है उसके आप अधिकारी व्यक्तित्व हैं, आप उस पर अध्ययन कर रहे हैं, आप चिंतन कर रहे हैं और साझेदारी कर रहे हैं, और यही हमारे आने वाले कल के बेहतर निर्माण के लिए ज़रूरी भी है। आप भी इसमें शामिल हों। जो हमारे श्रोता हैं और जो हमारे दर्शक हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे यूट्यूब, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े हैं, आप सबको साधुवाद। और आप यूं ही सुने, इसका चिंतन करें, मनन करें और दूसरों के साथ साझेदारी करें। और अगर आप रेडियो जयघोष से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पधार सकते हैं, संगीत नाटक अकादमी, गोमती नगर में, और इसी स्टूडियो में हम आपको आमंत्रित करते हैं। तो एक बार पुनः बधाई और बहुत सी शुभकामनाओं के साथ लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आप सबको भी बहुत बहुत आभार। सुनते रहें रेडियो जयघोष।